केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक्सप्लेनर के साथ। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल से नए संसद भवन का रास्ता साफ। जाने क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है। पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। अब समझिए क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली की ल्यूटियंस इलाके में 86 एकड़ भूमि का रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट करना है, जिसमें भारत सरकार की लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आदि शामिल हैं। द रीडेवलपमेंट ऑफ द नेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन 13 September 2019. A petition was filed in the Supreme Court in April 2020, challenging the centre's change of land use notification of March 2020 with regard to the 86 acres of land. Subsequently, the court heard the challenge on 3 main grounds: change of land use, violation of municipal law, and violation of environmental law. Let's have a look on the history of Lutyens Delhi. At his coronation as Emperor of India on 12th December 1911, Britain's King George V had announced, "We have decided upon the transfer of the seat of the government of India from Calcutta to ancient capital of Delhi." Thereafter, a 20-year-long project to build modern New Delhi was spearheaded by architects Edwin Lutyens and Herbert Baker. They built Parliament House, Rashtrapati Bhavan, North and South Blocks, Rajpath, India Gate, National Archives and the Prince's Houses around India Gate. New Delhi was unveiled in 1931. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी भरकम खर्चा कर रही है, जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया जाना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा। नया आवासीय परिसर का भी प्रस्ताव है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के अलावा कई नए कार्यालय भवन भी होंगे, ताकि सभी मंत्रालय और विभाग समायोजित किए जा सके। सेंट्रल विस्टा परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। परियोजना के 2024 में पूरा होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन परिसर का शिलान्यास किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा और इसे बनाने में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संभावना है कि इसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन त्रिभुज के आकार का होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की आधारशिला रखी है। कॉन्क्लेव काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी CSIR NPL न्यू दिल्ली द्वारा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर आयोजित किया गया था। NPL देश की सबसे पुरानी प्रयोगशालाओं में से एक है। NPL ने इंडियन सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स यानी CRMs के प्रोडक्शन के लिए एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अपनाया है, जिसे भारतीय निर्देशक द्रव्य के रूप में ट्रेडमार्क किया गया है। NPL को भारत का टाइम कीपर बताते हुए पीएम ने कहा कि इस पर भारत के भविष्य को बदलने की भी जिम्मेदारी है। मेट्रोलॉजी किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए फाउंडेशन सेट करता है और कोई भी रिसर्च बिना मेजरमेंट के आगे नहीं बढ़ सकता है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के लाभ क्या होंगे, ये समझिए। भारत एक नैनो सेकंड की सीमा के भीतर समय को मापने में आत्मनिर्भर हो गया है। ये इसरो जैसे संगठनों के लिए एक बड़ी मदद होगी, जो अत्याधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, हेल्थ, टेलीकॉम, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इसी तरह के कई सेक्टर्स को इस अचीवमेंट से बहुत लाभ होगा। टाइम स्केल इंडस्ट्री 4.0 में भारत की भूमिका को मजबूत करने में भी मदद करेगा। इससे एयर क्वालिटी और एमिशन टेक्नोलॉजी से संबंधित टेक्नोलॉजीज के लिए ग्लोबल मार्केट में भारत का शेयर भी बढ़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कोची से मंगलुरु के लिए 450 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बेहतर काम कर रहा है। दुनिया ने भी इस बात को माना है। आज हिंदुस्तान डिजिटल, गैस, हाईवे कनेक्टिविटी पर जोर दे रहा है।
ये पाइपलाइन जिन जिलों से गुजरेगी वहां व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस की सुविधा मिल पाएगी। साथ ही स्वच्छ ईंधन के उपभोग से वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे वायु की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। 10 साल के समय में गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से निकाले गए एथेनॉल के 20% के साथ पेट्रोल को डॉप किया जाएगा। 3000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पाइपलाइन घरेलू और कमर्शियल यूनिट्स के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा प्रदान करेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग करके पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसके निर्माण से 12 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और वन नेशन वन गैस ग्रिड पर बहुत काम किया जा रहा है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है। ये पाइपलाइन एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले से निकलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली मंत्रालय ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा नए उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, ये कहते हुए कि एक अनवर्केबल टाइम शेड्यूल उपयोगिताओं पर बोझ डालेगा और बिजली दरों में वृद्धि का कारण बन जाएगा। भारत ने शुरू में थर्मल पावर प्लांटों के लिए 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी, ताकि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD यूनिट्स को स्थापित करने के लिए उत्सर्जन मानकों का पालन किया जा सके, जो टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करते हैं। बाद में से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग समय सीमा में बदल दिया गया। नवीनतम प्रस्ताव के तहत कोई नई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। आइए अब बात करते हैं अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान की। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत 43 सदस्यीय टीम के साथ रशियन आइस क्लास वेसल MV वसीली गोलोविन से की है। चार्टर्ड जहाज के 30 से 45 दिनों में अंटार्कटिका पहुंचने की उम्मीद है और ये उन 48 सदस्यों को वापस लाएगा जो 15 महीने से इस महाद्वीप पर हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। अभियान का उद्देश्य है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी, ओशन ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट्स, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, रीसप्लाइंग ऑफ फूड, फ्यूल, प्रोविजंस एंड स्पेयर्स और विंटर क्रू की वापसी करवाना। Polar regions are crucially important in answering key questions about global climate change, its contribution towards global sea level rise, the background aerosol properties, variability in the sea ice cover and phenomena like Antarctic haze and ओजोन कंसंट्रेशंस। भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत 1981 में डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में 21 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की एक टीम ने की थी। आज भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिनमें से मैत्री और भारती ऑपरेशनल हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि सऊदी अरब कूटनीतिक संकट को समाप्त करने की दिशा में पहले कदम में कतर के साथ अपनी हवाई और जमीनी सीमा खोलेगा। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कतर पर इस्लामिक कट्टरपंथी समूह को समर्थन देने के आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते इस छोटे से लेकिन प्रभावशाली खाड़ी देश की एकमात्र जमीनी सीमा 2017 के मध्य से अधिकतर समय बंद ही रही है। इन देशों को कतर के ईरान के साथ अच्छे संबंधों पर भी आपत्ति है। कुवैत, कतर और 4 अरब राज्यों के बीच मध्यस्थता करता रहा है। अगली खबर है, गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। गोवा के 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नाम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महीने और 17 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पहला ग्रैंड मास्टर नाम अक्टूबर में रिजो शतरंज GM राउंड रॉबिन में हासिल किया था। वहीं नवंबर में बुडापेस्ट में दूसरा और इटली में वेरजॉनी कप में तीसरा नाम पाया है। इटली में टूर्नामेंट में वे यूक्रेन के विताली बर्नाट्स्की के बाद दूसरे स्थान पर रहे। मेंडोका और उनके पिता लिंडोन कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन के कारण मार्च में यूरोप में ही फंस गए थे। उन्होंने इस दौरान कई टूर्नामेंट्स में भाग लिया और ग्रैंड मास्टर बनने के करीब पहुंचे। मेंडोका ने मार्च से दिसंबर तक 16 टूर्नामेंट खेले और उनकी ELO रेटिंग 2452 से बढ़कर 2544 हो गई। अब समझिए ट्राइकाथन 2021 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ INB एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मिलकर ट्राइकाथन
2021 और टॉयकाथॉन पोर्टल लॉन्च किया है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हैकाथॉन वेयर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, डिजाइन एक्सपर्ट्स, टॉय एक्सपर्ट्स एंड स्टार्टअप्स विल गेट टुगेदर टू क्राउडसोर्स आइडियाज फॉर डेवलपिंग टॉयज एंड गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर। इसका फोकस दिव्यांग बच्चों के लिए खिलौने तैयार करने के साथ शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वैदिक गणित का प्रचार करना है। इस प्रतियोगिता का फोकस राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज संभावित एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ सागरमाला विमान सेवा की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज संभावित एयरलाइन ऑपरेटर्स के माध्यम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फ्रेमवर्क के तहत चुनिंदा मार्गों पर सी प्लेन सेवाओं के संचालन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से होगा, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए कई डेस्टिनेशंस की परिकल्पना की गई है, जिसमें अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, असम में गुवाहाटी रिवर फ्रंट और उमरानो जलाशय, यमुना रिवर फ्रंट दिल्ली से अयोध्या भी शामिल है। ऐसा ही एक सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच पहले से चल रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को किया था। आपकी तैयारियां जोर शोर से चलती रहें। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।